एक जमीन के टुकड़े को लेकर जिस तरह से अहमद लंगड़ा का समर्थन में छोटा शकील भी आ जाता है और दाऊद इब्राहिम भी आ जाता है। इनकी जान को तो खतरा था, उन्होंने 15 दिन पहले भी जान को अपना खतरा बताया था। अब सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में खूब बहरें अता फरमाए। मेरे प्यारे नाजरीन, बम्बई के अंदर अभी कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, तो उसको लेकर उस्मान सैफी साहब ने पूरा खुलासा कर दिया है। उस्मान सैफी ने पूरा खुलासा कर दिया है कि क्या है मामला, दरअसल मामला है क्या। उन्होंने पूरा खुलासा कर दिया है और उन्होंने बताया है कि जो पुरानी वारदात है, दसियों साल पुरानी बातें जो हुई, दसियों साल पहले जो बातें थी, उनको किस तरह से इसके साथ जोड़ा गया है। आप पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा कि बाबा सिद्दीकी कौन थे और उनका किन किन लोगों से ताल्लुकात था। वीडियो देखिए, उस्मान सैफी ने पूरा खुलासा कर दिया है। देखिए, ये बात साल 2013 की है। मुंबई शहर के अंदर एक जमीन के टुकड़े को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। एक पक्ष का नाम होता है बाबा सिद्दीकी और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है अहमद लंगड़ा। दोनों ही एक जमीन के टुकड़े पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और इसी बीच में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का इनके पास धमकी भरा एक संदेश पहुंचता है बाबा सिद्दीकी के पास। कहते हैं कि उस जमीन के टुकड़े से तुम दूर ही रहो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो उस धमकी को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे और उसके वक्त कुछ बीत जाता है। तभी भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बाबा सिद्दीकी के पास फोन पहुंचता है। कहते हैं कि राम गोपाल वर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर फिल्म बनवा देता हूं। फिल्म का टाइटल होगा एक था एमएलए। जैसे ये बात बाबा सिद्दीकी सुनते हैं वो घबरा जाते हैं और शासन प्रशासन से संपर्क साधते हैं। कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम कहीं मुझे मरवा न दे। वक्त बीत जाता है, हालांकि उनको सुरक्षा मिल जाती है और वक्त बीत जाता है 11 साल का। एक दिन ऐसा आता है कि उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अभी पुलिस हत्याकांड के खुलासे की कोशिश ही कर रही थी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। पोस्ट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपने आप को साथी कहने लगते हैं। कहते हैं कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही अंजाम दिलवाया है। अब जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है तो चर्चा इस बात की भी शुरू हो जाती है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी हैं कौन। दरअसल संजय दत्त के बहुत ही खास आदमी, अब चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सुनील शेट्टी हो या शिल्पा शेट्टी, ऐसे तमाम बॉलीवुड के नामचीन जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उनसे इनके बहुत गहरे संबंध बताए जाते हैं। आज की इस घटनाक्रम के माध्यम से, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की और क्यों की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है 12 अक्टूबर 2024 की। एक तरफ पूरा देश दशहरा का पर्व मना रहा था, जगह जगह रावण फूंके जा रहे थे, दहन हो रहा था और इसी बीच में लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। भारत का एक प्रदेश है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई और मुंबई शहर का बैंड्रा ईस्ट का एक निर्मल नगर थाना लगता है। वहां पर एक पूर्व विधायक अपने विधायक बेटे के ऑफिस से निकलकर दशहरा का पर्व मना रहा था। नाम बाबा सिद्दीकी होता है। बाबा सिद्दीकी अपने साथियों के साथ पटाखे फोड़ रहे थे और खुशी मना रहे थे। इसी बीच में एक ऑटो आता है, ऑटो रुकता है, ऑटो से 3 लोग उतरते हैं, उनके हाथ में हथियार होते हैं और देखते ही देखते वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे पटाखे छूट रहे थे वैसे वैसे गोलियां चल रही थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार गोली भी चल रही है इन पटाखों के बीच में से। और देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर जाते हैं। उनका एक साथी होता है, वो भी जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच में जब कांच में, यानी कि गाड़ी के शीशे में, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसके शीशे में जाकर गोली लगती है, तब पता चलता है कि यहां तो किसी ने गोली चलाई है। बस भगदड़ मच जाती है। 3 अनजान जो व्यक्ति आए थे उनमें से 2 को पकड़ लिया जाता है। एक मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। देखते क्या है कि बाबा सिद्दीकी जमीन पर पड़े हुए हैं, वो खून से लथपथ थे। तभी आनन फानन ही बैंड्रा का ही एक हॉस्पिटल होता है लीलावती। रात के 9:30 बजे उन्हें वहां पर भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, बस इनका आप इलाज कर दीजिए, पैसे की आप टेंशन न लीजिए। डॉक्टरों की टीम जुट जाती है, कोशिश कर रही थी किसी भी हिस्से में जाकर नब्ज इनकी तड़फती फड़कती मिल जाए, लेकिन रात के 11:30 बजे के आसपास उनकी सांसें थम जाती हैं। जैसे ही सांसें थम जाती हैं, अब सोशल मीडिया पर एक तरह से युद्ध शुरू हो जाता है कि बाबा सिद्दीकी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है।
बाबा सिद्दीकी कौन है? लॉरेंस बिश्नोई ने भी इस बात की जिम्मेदारी ले ली थी। कुछ लोग उनके पुराने पन्नों को पलटना शुरू कर देते हैं कि इन्हें तो दाऊद इब्राहिम की तरफ से भी धमकी मिली थी एक जमीन के टुकड़े को लेकर। जिस तरह से अहमद लंगड़ा का समर्थन में छोटा शकील भी आ जाता है और दाऊद इब्राहिम भी आ जाता है। इनकी जान को तो खतरा था, उन्होंने 15 दिन पहले भी जान को अपना खतरा बताया था। अब सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल इनका नाम तब ज्यादा चर्चाओं में आया था जब कटरीना कैफ का साल 2008 में जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस पार्टी के अंदर सलमान खान भी होते हैं और शाहरुख खान भी होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान के बीच में कहासुनी ज्यादा हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, ज्यादा भड़क जाते हैं एक दूसरे पर, और जो भड़ास थी वो निकाल रहे थे। और जैसे ही यहां से अलग होते हैं तो ऐसे अलग हुए थे कि कभी जिंदगी में मिलेंगे ही नहीं। अब मीडिया वाले इनसे सवाल जवाब किया करते थे, साल 10 साल बीत रहे थे, लेकिन ये कभी आपस में मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन साल 2013 में बाबा सिद्दीकी एक पार्टी आयोजित करते हैं जो कि हर साल करते थे, इफ्तार पार्टी। उसमें सलमान खान भी आए थे और शाहरुख खान भी आए थे। तो एक हाथ पर सलमान खान होते हैं, दूसरे हाथ पर शाहरुख खान होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान को दोनों को अपने हाथों से पकड़ के दोनों को गले मिलवाते हैं। गले मिलवाने के बाद दोस्ती करा देते हैं। ये जो दोस्ती होती है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। पत्रकार सवाल उठाने लगते हैं कि सलमान खान शाहरुख खान को कोई बड़े बड़े दिग्गज लोग एक ना कर सके, बाबा सिद्दीकी कौन है इनको जो एक कर दिया है। तब साल 2013 में बाबा सिद्दीकी का नाम बहुत ज्यादा तेजी के साथ चर्चाओं में आने लगता है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की कहानी शुरू होती है बिहार के पटना से। बिहार के पटना में वॉच मेकर एक व्यक्ति होता है जो घड़ियां बनाने का काम किया करता था। उनके घर में साल 1958 में एक लड़का पैदा होता है और उस लड़के का नाम रखा जाता है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी अब यहाँ से अपने पिता के साथ मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई जाने के बाद अपने पिता के साथ काम कर रहे थे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना राजनीति में करियर आजमाया जाए। इसलिए वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच में उन्हें साथ मिलता है सुनील दत्त का भी, क्योंकि बांद्रा में रहते थे। सुनील दत्त भी उनका वहां पर आसपास में कुछ रहना सहना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1977 में उसको ज्वाइन कर लेते हैं। जो भी छोटे मोटे नेताओं के कार्यक्रम होते उसमें काम करना, अपने पिता का भी हाथ बढ़ाना, और देखते ही देखते एनएसयूआई जो छात्रों का संगठन होता है, कांग्रेस का एक गुट होता है, उसके साथ जुड़ जाते हैं और छात्र राजनीति भी करने लगते हैं पढ़ाई के साथ साथ। आगे वक्त बढ़ने लगता है। 1980 में यूथ कांग्रेस बांद्रा के महासचिव चुन लिए जाते हैं। और जैसे जैसे कांग्रेस में इनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, साल 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुन लिए जाते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है और 1992 में मुंबई नगर निगम के ये पार्षद भी चुन लिए जाते हैं। जब ये इनकी राजनीति में दखल बढ़ने लगती है, उधर संजय दत्त से दोस्ती इसलिए हो जाती है क्योंकि सुनील दत्त जी से मिलना जुलना होता था। संजय दत्त इनके हम उम्र होते हैं और गहरी दोस्ती हो जाती है। अब फिल्म की शूटिंग हो, चाहे सलमान खान से मिलना हो, शाहरुख खान से मिलना हो, बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं से मिलना हो, अब संजय दत्त की वजह से लगातार इनके संपर्क और बढ़ते चले जाते हैं। और इन्हें मौका मिलता है साल 1999 में बांद्रा वेस्ट विधानसभा से विधानसभा का चुनाव के लिए। चुनाव का मौका मिलता है, हीरो हीरोइन भी इनका साथ देते हैं और वो विधायक चुन लिए जाते हैं। अब इनकी नजदीकियां और बढ़ने लगती हैं। साल 1980 से इन्होंने इफ्तार पार्टी का ऐसा चलन शुरू किया था कि पहले 2-4 हीरो को बुलवाया, फिर ज्यादा बुलवाया, फिर और ज्यादा बुलवाया। साल दर साल हीरो हीरोइन इनकी इफ्तार पार्टी माने लगे और इनकी इफ्तार पार्टी की चर्चा होती थी। अब इफ्तार पार्टी में इतने हीरो हीरोइन पहुंच जाया करते थे कि बताते हैं कि जो फिल्म के अवार्ड मिलते हैं शायद उसमें इतने हीरो हीरोइन नहीं पहुंचा करते थे। साल 1999 में पहली बार एमएलए बन जाते हैं। 2004 में इनको फिर से एमएलए बनने का मौका मिलता है और साल 2009 में एक बार फिर से एमएलए बनने का इनको अवसर मिल जाता है। और राजनीति इनकी लगातार चमक रही थी और दिनों दिन इनका कद लगातार बढ़ता चला जाता है मुंबई शहर के अंदर। साल 2000-2004 तक ये चेयरमैन चुन लिए जाते हैं आवास एवं क्षेत्र विकास की तरफ से, और साथ ही महाराष्ट्र सरकार में साल 2004 से 2008 तक ये मंत्री भी रहते हैं। इनका लगातार कद बढ़ रहा था और बांद्रा में ये इनका जो बेटा होता है इसको भी टिकट दिलवाने की कोशिश करते हैं और टिकट देकर वो भी विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है। 48 साल तक इन्होंने कांग्रेस की राजनीति की थी और 48 साल के बाद इन्होंने कांग्रेस का सफर छोड़कर एनसीपी यानी कि अजीत पवार का जो गुट होता है, फरवरी 2024 में ये उनसे जुड़ जाते हैं। इनकी जिंदगी के पन्ने बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, खुल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। बेटा एमएलए बन जाता है, बेटी डॉक्टर बन जाती है और हीरो हीरोइन से इनका ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। पूरे देश में इनकी चर्चा भी शुरू होती थी, खासकर तब जब इफ्तार पार्टी होती थी। लेकिन 12 अक्टूबर 2024 की रात को जब पूरा देश दशहरा पर्व मना रहा था, रावण का पुतला दहन कर रहा था, इसी बीच में ये भी खुशी मना रहे थे और अपने बेटे के दफ्तर पहुंच जाते हैं। निर्मल नगर जो कि
बैंड्रा ईस्ट में होता है। वहाँ अपने बेटे के उसमें दफ्तर से निकलने के बाद बाहर जो मैदान होता है, खुला मैदान, वहाँ पर पटाखे छोड़ रहे थे। पटाखे छोड़ते छोड़ते इसी बीच में 3 लोग ऑटो से आते हैं और ऑटो से आने के बाद गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें 3 गोली इनको मारी जाती हैं, 2 गोली इनके सीने पर मारी जाती हैं, 1 गोली इनके पेट में जाकर लगती है। साथी एक और साथी होता है, उसको भी गोली छूते हुए निकल जाती है और 1 गोली लगती है इनकी बुलेट प्रूफ कार को। और तब लोगों को समझ में आता है कि यहाँ तो गोली चल रही है। पटाखों की आवाज में गोली का शोर वो दब जाता है, लेकिन जब ब्लड बहने लगता है, खून बहने लगता है, तब उनके साथियों को समझ में आता है। उधर 2 लड़के पकड़े जाते हैं और बाबा सिद्दीकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल वाले ने इनको मृत घोषित कर देते हैं। महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अब हर किसी पर दबाव बढ़ने लगता है कि मुंबई शहर में आखिरकार हो क्या रहा है। सलमान खान को जैसे ही खबर लगती है बिग बॉस की शूटिंग चल रही थी, शूटिंग छोड़ के सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब शिल्पा शेट्टी हो या फिर सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड जो इकबाल हैं, वो भी पहुंच जाते हैं। इस तरह से हर कोई जानने की कोशिश में था, लेकिन उनको बचा नहीं पाते। अब यहाँ पर जब सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है, इसके लिए 5 टीमें बनाई जाती हैं क्राइम ब्रांच की, और ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार हत्याकांड को अंजाम किसने दिया है। पुलिस ने जो लोग पकड़े थे, उन पकड़े हुए 2 व्यक्तियों में से जो टोटल मिला के 3 होते हैं, एक का नाम गुरमिल सिंह होता है, दूसरे का नाम धर्मराज कश्यप होता है, तीसरे का नाम शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा होता है। गुरमेल सिंह की अगर कहानी के बारे में जानने की कोशिश करें तो वह हरियाणा का एक जिला होता है कैथल, कैथल का एक गांव होता है नरड़। नरड़ गांव में इनका ये 1.5 महीने के पहले आसपास इस घटनाक्रम से ये अपने घर से निकले थे कि मैं हरिद्वार जा रहा हूं, और ये कहकर निकले थे, फिर घर वापस लौटकर नहीं आते हैं। वहां से कैसे कुर्ला मुंबई पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जब पुलिस वालों ने इनके घर जाते हैं, इनके बारे में इनकी हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश कर रहे थे, तो गाँव का एक व्यक्ति होता है सुनील, उससे किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, और जो बर्फ काटने वाला तोड़ने वाला एक सुआं होता है, उस सुएं को पकड़ते हैं और एक के बाद एक सुनील को लगभग साल 2022 में 52 बार उसको बार कर देते हैं। उसको इतनी बार मारा जाता है कि वो मर जाता है। कि जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गुट से या उनके किसी गुर्गे से इनके संपर्क बन जाते हैं और दोस्ती हो जाती है, ऐसा पता चलता है। इसके बाद धर्मराज और शिव कुमार गौतम होते हैं उर्फ शिवा, जिनका गांव लगता है वो उत्तर प्रदेश का जिला बहराइच होता है। बहराइच का गंडारा एक गांव लगता है। वहां एक साधारण से परिवार के लोग रहने वाले होते हैं। दोनों ही लड़के मुंबई शहर में स्क्रैप व्यापारी के यहाँ पर काम कर रहे थे। लगभग 5-6 साल से लगातार काम कर रहे थे, लेकिन पता चलता है कि इन्हें किसी सुपारी किलर ने कुछ जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करनी है। इसके लिए महज 50,000 रुपए की रकम दी जाती है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कुछ ऐसे ही कहती है कि 50,000 रुपए की रकम दी जाती है और 50,000 रुपए लेकर ये लगभग 40 से ज़्यादा दिन ये कुर्ला में रहते हैं, जो कि मुंबई का ही एक इलाका है। वहाँ रह के बाबा सिद्दीकी कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, एक छोटी से छोटी बात की उनकी जानकारी जुटाने में वो जुट जाते हैं। आखिरकार उन्हें मौका मिलता है, और ये मौका मिलता है 15 दिन पहले। ये बताया जाता है कि इन्हें धमकी दी जाती है। इन्हें एहसास होता है, ये सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि मुझे धमकी दी जा रही है। वायु श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी जाती है। 11 पुलिस वाले उसमें शायद मिलते हैं वायु श्रेणी में। लेकिन जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था 12 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 8:30-9 बजे के आसपास, उस वक्त इनके साथ कोई पुलिस वाला नहीं था। क्यों नहीं था, इसके सवाल का जवाब भी क्राइम ब्रांच तलाशने की कोशिश कर रही है। जब इनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है, तो इससे पहले की 5 टीम बनाकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी बीच में सोशल मीडिया पर एक सुब्बू लैंकर महाराष्ट्र के नाम से एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगती है। उसने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। दरअसल सलमान खान के बारे में लिखता है, वो कहता है कि सलमान खान, ये हम जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हें जंग लड़ने की तुमने हमें मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर जो इनकी पोस्ट वायरल होने लगती है, इसमें टैग किया जाता है अनमोल बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई को, 1-2 जगह और किया जाता है। अब पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। ठीक 28 घंटे के बाद इस हत्याकांड के लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब इसकी जिम्मेदारी ली, हालांकि अभी इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो उसको लेकर मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती है। इसमें साफ साफ कहा जाता है कि सलमान खान टारगेट है। टारगेट वो भी है जो सलमान खान के बहुत करीबी हैं, और सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी हैं। इसे इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे ही गोलीकांड की खबर मिलती है, सलमान खान अपना शो छोड़कर बिग बॉस का और सीधे उनसे मिलने के लिए जो लीलावती हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाकी फिल्मी हस्ती हीरो हीरोइन भी होते हैं। अब इसमें सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि जितने भी सलमान खान के दोस्त हैं उनको भी इसे छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल सलमान खान से जो दुश्मनी है, जो चिकारा मारा गया था, बिश्नोई समाज उसकी बहुत ज़्यादा उसे पूजा करता है, उसे एक कैसे देवतुल्य के रूप में उसे देखते हैं, और उसकी जो ये हत्या कर देते हैं सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, तब से इनकी दुश्मनी है। और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने भी इस बात पर धमकी दी हुई है
कई बार उन पर हमले भी हुए थे। अभी अप्रैल 2024 में भी हमला होता है और जो 3 लोग उन पर हमला करने के लिए आए थे उनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। जो मौत हो जाती है तो उस घटनाक्रम को भी इस वायरल पोस्ट में ये साफ साफ था कि जो हमारा साथी है उसकी जो मौत हुई है उसका ये रिवार्ड है, बदला है, यानी कि तुम हमारे साथियों को मारोगे तो हम तुम्हारे साथियों को मारेंगे। पुलिस पर अभी बहुत ज़्यादा दबाव है, पुलिस अभी कहने की स्थिति में नहीं है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी चाहे गोगा मैडी हो चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, ऐसे ही कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। मामला जब हत्या होती है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और हत्याकांड के बाद बिल्कुल पूरा शांत हो जाता है। पुलिस बाद में कुछ ऐसी जवाब नहीं देती ताकि मीडिया के माध्यम से ये पता चल सके कि क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई ने ये काम कराया है या फिर लॉरेंस बिश्नोई का सहारा लेके कोई और काम कर रहा है। अभी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, जवाब इसके पता नहीं इतिहास के पन्ने में कहीं दफन होकर न रह जाएं। जैसे कि सिद्धू मूसे वाले मामले में इतने साल बीत चुके हैं और कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है। जैसे गोगा मेडी की हत्या होती है उस वाले मामले में कोई बड़ी कार्रवाई शायद होती है, नहीं होती है मामला, क्योंकि कोर्ट में जिस तरह से चलता है काश ये इस तरह के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलें और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दी जा सके तो लोगों को भी इस बात का एहसास होगा। लेकिन लोगों को एहसास होता है लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को अपना दोस्त समझने लगते हैं, उनकी डीपी लगाकर अपने सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा आइडियल है। कैसे लोगों को आइडियल बनाना चाहिए, कैसे को नहीं, ये तो खैर खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से किसी का घर उजाड़ कर लोग इस तरह से खुशियां मनाते हैं वो भी बहुत गलत है। पुलिस को इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है, सरकार को इस मामले में सख्त होने की जरूरत है ताकि भविष्य में फिर किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, देख लिया आपने पूरा वीडियो, पूरी कहानी सुन लिया आपने, समझ गए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कहानी, ये वारदात, ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।